आज का टॉपिक है हैशिंग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हैशिंग का रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग है और हैश टेबल्स। हैश टेबल की वजह से कोलिजन्स किस तरह परफॉर्म होती हैं और उन कोलिजन को चेनिंग के थ्रू अवॉइड किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्च प्रॉब्लम्स। हैशिंग का सर्च प्रॉब्लम क्या है कि हमने आइटम्स को सर्च आउट करना है, लेकिन यहाँ क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आइटम्स जो हैं वो कुछ कीज़ के साथ हैं और सर्चिंग जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो डायरेक्टली आइटम पे सर्च करने की जगह कीज़ पे सर्च कर रहे हैं। हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं एक अरे में फॉर एग्जांपल मौजूद है, अरे ए। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ एलिमेंट मौजूद नहीं है, हर एलिमेंट के साथ की मौजूद है और हमें यही की के थ्रू सर्चिंग करनी है। और हम इसे कह सकते हैं कि हमने एक्चुअली इस की का हिसाब से इंडेक्स कैलकुलेट करना है। और इंडेक्स को हम इसी तरह कह सकते हैं कि ये की जो है इस ए आई हमारे पास इंडेक्स आई इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू इस की के अगेंस्ट हम सर्च करते हैं। इसकी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हमारे सामने हो सकती हैं। जिस तरीके से कस्टमर अकाउंट नेम के अगेंस्ट नेम की है या उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन की है तो उसके अगेंस्ट तमाम उसका डाटा ट्रांजैक्शंस में मौजूद है। सिंपल डाटाबेस भी जो है वो भी अगेंस्ट कीज़ जो है वो हम रखते हैं। सेम यही इन्फॉर्मेशन किसी भी दूसरी डाटाबेस में, जैसे कि फ़्लाइट रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन हो, उसमें सीट्स को कितनी सीट्स एम्प्टी हैं, मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन एक ही की के अगेंस्ट हम सर्च कर लेते हैं। तो उस की जो है हमारे पास इंडेक्स के तौर पे काम कर रही होती है, हमने उस इंडेक्स के हिसाब से वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। सेम काम सर्च इंजन में हो सकता है कि अगेंस्ट अ गिवन वर्ड हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सर्च करना है। अब इनकी स्पेशल केस जो हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी। आपने इससे पहले डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जिनमें अरे और लिंक लिस्ट थे। ये एक तीसरी फॉर्मेट है जिसका नाम है डिक्शनरी। इस डिक्शनरी जो है वो दो किस्म के ऑपरेशन को ये सपोर्ट करता है। एक इंसर्शन ऑपरेशन कि हमने एक नया आइटम जो है एक डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है, और दूसरा हमने किसी भी की के अगेंस्ट एक आइटम जो है उसको हासिल करना है। अब उसको हासिल करते वक्त हमारे पास क्यूरीज क्या क्या हम कर सकते हैं कि किसी भी सेट के अगेंस्ट हमने एक सेट के अगेंस्ट एक की को हिसाब से हम सर्च कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, मिनिमम की या मैक्सिमम की हमें मिल जाए, और उसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर इन जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। दूसरे ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं सेट्स को चेंज करने के लिए, जो हमने पहले दो बेसिक ऑपरेशंस कहे थे, उनमें एक तो हमारे पास इंसर्शन का था, दूसरा जो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं दैट इज़ अ डिलीट फंक्शन कि हम पूरे लिस्ट को इंडेक्स को अपने तब्दील कर दें। अब बेसिक मेथोडोलॉजी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की देखते हैं। वो बेसिक मेथोडोलॉजी का नाम है डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें हमारे पास अजम्पशंस क्या हैं कि जो हम की वैल्यूज़ ले रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं कि इंटीजर्स की तरह हमारे पास मौजूद हैं, और दूसरी अजम्पशन हमारे पास क्या है कि हर की जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की गई है वो 0 से लेके m-1 तक
कि यूनिवर्स सेट के अंदर से ली गई है। अब आइडिया हमारा इसके पीछे क्या है कि हमने आइटम्स को अरे में स्टोर करना है और इंडेक्स करना है उनको इन कीज में से जो कि इस यूनिवर्स सेट में से ली गई हैं। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरीके से है कि अरे जो टोटल साइज होगा वो उसका m होगा, यानी 0 से m-1 तक, और उस अरे की हर स्लॉट या हर पोजीशन जो है वो एक की को रिप्रेजेंट करेगी। अब फॉर एन एलिमेंट x विद अ की k, जो उसका पॉइंटर होगा x का वो कहाँ रखा जाएगा, इन लोकेशन t ऑफ k में। अब पॉइंटर रखने की वजह क्या है, जैसे हमने C वगैरह के अंदर पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं तो मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू को प्लेस करने की जगह वो चीज़ें एक ही पॉइंट पे मौजूद होती हैं, लेकिन हम पॉइंटर की मदद से उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम हर एलिमेंट जो है उसका पॉइंटर इस लोकेशन tk के ऊपर रख देते हैं। अगर एलिमेंट ना मौजूद हो तो tk को हम एम्प्टी छोड़ देंगे, जिसको हम नील के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास टोटल सेट है यूनिवर्स U, जिसमें बहुत सारी कीज हो सकती हैं, और एक्चुअल की जो यूज़ होंगी अरे के अंदर वो है एक स्मॉलर सेट है, एक सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। अब ये तमाम कीज जो हैं इस टेबल के अंदर डायरेक्टली एक लोकेशन या एक बकेट को शो कर रहे हैं। तो 2 जो है वो एक इंडेक्स पे जा रहा है, 3 दूसरी बकेट, 5 8, और वैल्यूज जो हैं उसके अगेंस्ट आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये मेथडोलॉजी आपने बकेट सॉर्ट में भी देखी थी, सेम वही मेथडोलॉजी है। अब इसमें इंसर्शन और डिलीशन फिक्स टाइम में अकर करते हैं। फिक्स टाइम में अकर कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर मालूम है। अब आपने इंसर्ट करना है सबसे लास्ट में या सबसे पहले, आपने डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स के ऊपर या फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपने उसे प्लेस आउट कर दिया। या हमें अगर किसी खास इंडेक्स पर राइट डाउन कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है कि किधर पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस लोकेशन आई और उसके साथ पोजीशन पे राइट डाउन कर दिया गया। डिलीट करते वक्त भी जो इंडेक्स पे वैल्यू मौजूद है से यहाँ कुछ मौजूद है, डायरेक्ट इंडेक्स पिक किया है, उसकी वैल्यूज को हमने कट डाउन कर दिया। ऑपरेशंस देखें अगर हम इसमें, डायरेक्ट एड्रेस सर्च, इनपुट क्या है, टेबल है हमारे पास, की मौजूद है। तो सर्च करते वक्त आपने रिटर्न बैक क्या करना है, उस की के साथ जो वैल्यू मौजूद है, की के अगेंस्ट जो वैल्यू मौजूद है उसको जस्ट रिटर्न कर देना। इंसर्ट कर रहे हैं टेबल वैल्यू, इस वैल्यू के अगेंस्ट हमने कहा कि कोई की जो है वो हमें मालूम हो जाए, वैल्यू के अगेंस्ट की यानी उसकी बकेट मालूम हो जाए, और फिर सेम उसी तरीके से बकेट के अंदर ये वैल्यू प्लेस कर दी। डिलीट करना था तो एग्जैक्ट उसी अंदाज में जैसे यहाँ काम किया कि हमने उसकी की वैल्यू पोजीशन मालूम की, पोजीशन मालूम करते ही उसको नेल कर दिया। और ये तमाम ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, इसी वजह से ऑर्डर ऑफ 1 में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन को, डायरेक्ट एड्रेसिंग, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड अरेज और अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट को, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है इंसर्ट और सर्च कांस्टेंट टाइम के अंदर कर रहे हैं। ऑर्डर्ड अरे के अंदर इंसर्ट करते वक्त आपको लास्ट एलिमेंट
तक जाना ज़रूरी है, तमाम एलिमेंट्स को मालूम होना ज़रूरी है ताकि उसकी पोजीशन के मुताबिक रखें। ऑर्डर ऑफ एन, सर्च करते हुए आप लॉग ऑफ एन तक जा सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में फ़ायदा सिर्फ सर्चिंग में हो रहा है, यहाँ सेम ऑर्डर ऑफ एन में है। अनऑर्डर्ड अरे जो है किसी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ वन में आएगा। लेकिन सर्च करने के लिए वर्स्ट केस में आपको सारी की सारी सर्च अरे जो है वो सर्च करनी पड़ेगी ऑर्डर ऑफ एन में। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये ऑर्डर ऑफ इंसर्ट उसी तरीके से सबसे पहली पोजीशन पे राइट डाउन कर सकते हैं, ऑर्डर वन पे होगा। लेकिन सर्च करने के लिए आपको तमाम के तमाम एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। इन सब को अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग हमें सबसे फास्ट इंसर्ट और सर्च की ऑपरेशंस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि हमारे पास कीज़ जो हैं वो इंटीजर्स हैं, उनकी रेंज जो है वो 1 to 100 है और हमने 100 रिकॉर्ड ही उसके अंदर रखने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से 100 एक लिस्ट बना लें, 100 बकेट्स बना लें। हर एलिमेंट्स यानी 100 एलिमेंट्स हैं, 100 बकेट्स बना लें और हर एक के अंदर एक एक एलिमेंट जो है वो राइट डाउन कर दें। बहुत आसान काम है। लेकिन इस एग्जांपल को अगर हम मुश्किल करें, हमारे पास 9 डिजिट सिक्योरिटी नंबर मौजूद हो और लेकिन हमने उसी तरीके से स्टोर करना है, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको 1 बिलियन आइटम रिकॉर्ड स्टोर करने पड़ेंगे, आइटम रखने पड़ेंगे 100 रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास ओरिजिनल जो यूनिवर्सल सेट है दैट कैन बी वेरी लार्ज और जो ओरिजिनल एक्चुअल की बनेगी दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। कि नंबर ऑफ कीज जो ओरिजिनली यूज हो रही हैं, हम इस एग्जांपल में देखें, जो यूज़ हो रही हैं वो बहुत स्मॉल हैं और उसके मुकाबले में जो यूज़ नहीं हो रही उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो फालतू में ज़ाया हो रही है। क्यों ज़ाया हो रही है, हम देखें हमारे पास 9 डिजिट सिक्योरिटी नंबर्स हैं। वन बिलियन आइटम्स को स्टोर हमें रखने पड़ेंगे, आइटम्स 1 बिलियन आइटम्स, और हम स्टोर कितने में कर रहे हैं, सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स के अंदर। हैश टेबल्स। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हैश टेबल। डायरेक्ट एड्रेसिंग को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमने देखा मेमोरी को वो बहुत बुरे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, सही यूटिलाइजेशन उसकी नहीं हो रही। तो हम अब दूसरा एक मेथड लेके आए हैं हैश टेबल, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या था, के जो है वो बहुत स्मॉलर है देन जू। तो हैश जो टेबल जो है requires much less space than the direct addressing table, और इसी वजह से they can reduce the storage requirement to k, लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्डर ऑफ 1 सर्च टाइम के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ 1 पे लेके आते हैं, ना कि नॉट द वर्स्ट केस में। अब हैश टेबल का आइडिया क्या है कि हमें यूज़ अ फंक्शन h, जिसकी मदद से हम हर की के लिए एक स्लॉट ढूंढ सकें और फिर स्टोर द एलिमेंट इन दैट स्लॉट h के। अब हैश फंक्शन कर क्या रहा है, ट्रांसफॉर्म करता है अ की इनटू एन इंडेक्स इन अ हैश टेबल
यानी मैप कर देता है कीज़ को या यूनिवर्सल सेट को स्मॉलर सबसेट के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम m तक वैल्यू जा रही हैं। तो पूरे यूनिवर्सल u को मैप कर रहा है इसके अंदर। तो हम कर देते हैं, इसको दूसरी तरह कहते हैं कि हैशेस टू स्लॉट h के। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस द रेंज ऑफ अरे इंडेक्सेस हैंडल्ड। तो हमारे पास m आ जाएगा इंस्टेड ऑफ u। कंप्लीट सेट की जगह एक स्मॉलर सबसेट, और स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। K1 HK1 पे, K4 HK4 पे, K2 HK2 पे, इस तरह डिफरेंट। लेकिन अब क्योंकि m की साइज स्मॉल है, देन देयर इज अ चांस ऊपर दो भी वैल्यूज आ जाएं, क्योंकि हमने स्मॉल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम क्या है? कोलिजन हो जाए एक ही पॉइंट के ऊपर, दो वैल्यूज एक ही पॉइंट के ऊपर स्टोर हो रही है। अब क्या है कोलिजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि टू और मोर कीज हैश टू द सेम स्लॉट, एक ही वैल्यूज के ऊपर आ गई हैं। अब ये किस तरीके से हो सकता है कि किसी भी गिवन सेट कीज के लिए अगर कीज की वैल्यूज लेस और इक्वल टू m है, मे और मे नॉट हैपन। ये हैश फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन होगी या नहीं होगी। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन m है तो हर सूरत में डेफिनेटली हैपन। मुकम्मल तौर पर कोलिजन को अवॉइड करना इज़ हार्ड। तो हमें फिर मेथड ढूंढने हैं जिनकी मदद से अगर कोलिजन अगर हो जाए तो उसके बावजूद प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ओवरराइडिंग ना हो, हमने उससे बचाना है। तो उसके लिए हमने पहला मेथड जो आज देखना है दैट इज कॉल्ड एज चेनिंग। अब चेनिंग का आइडिया हमारे पास सेम उसी तरीके से है जैसे हमने बकेट सॉर्ट में देखा था कि एक बकेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने उसकी लिंक लिस्ट के अंदर जस्ट ऐड करते जाना है, ओवरराइट नहीं करना। तो हमने मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट बनती जा रही है। तो यहाँ पे भी हमने ये लिंक लिस्ट बना दी है। ये भी वर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कि एक ही स्लॉट के अंदर n के n एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो हैं हमारे पास आ जाएं। अब इसके अंदर हमारे पास मेन चीज़ें ध्यान में रखने की क्या है कि टेबल का साइज़ जो है छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना लार्ज ज़रूर होना चाहिए कि लिस्ट जो उसके अंदर से बने वो बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए। एक एवरेज एस्टिमेशन के तौर पे हम क्या रखते हैं टेबल का साइज़ 1/5 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगला क्वेश्चन है हम लिस्ट को किस तरीके से रखें, ऑर्डर्ड या नॉट। तो एक्चुअली हमें नॉट ऑर्डर में रखना है। नॉट ऑर्डर में इंसर्शन फास्ट होती है और कैन इजीली रिमूव द मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड एलिमेंट, तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंसर्शन क्या है? चेन्ड हैश इंसर्शन क्या है? इंसर्ट x एट द हेड ऑफ द ट्री लिस्ट। सिंपली उसके हेड के अंदर चेन के ऐड कर दें। वर्स्ट टाइम भी जो होगा इसका सिर्फ ऑर्डर कांस्टेंट टाइम के अंदर ही लगेगा। और अज्यूम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट जो है ऑलरेडी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हमें और ये भी चेक करना है कि वो पहले से मौजूद हो सकता है, तब हमें एडिशनल सर्च जो है
वो भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। डिलीशन, तो आपको वो एलिमेंट जो है उस लिस्ट में से डिलीट करना है। पहले आपने उसका इंडेक्स या बकेट ढूंढी, बकेट में से वो वैल्यू जो है डिलीट कर देना है। लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपको एलिमेंट्स को पूरा सर्च करना है, सर्च करने के बाद डिलीट करना है। और ये सारा डिपेंड करेगा कि हमारे पास लिस्ट साइज कितना लार्जर या स्मॉलेस्ट है। सर्चिंग कितना टाइम लगेगा, अब ये सारा प्रोपोर्शनल होगा किसका, लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट। अब कितना टाइम लग सकता है एक की को सर्च करते हुए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे एलिमेंट एन एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे एक ही लिस्ट में आ जाए। तो सर्च करने के लिए तमाम एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन के अंदर आ सकती है। तो फर्स्ट केस आपके पास इतना होगा। लेकिन हम एवरेज केस में क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये वर्स्ट केस इससे कम रहे। तो एवरेज केस आपके पास क्या है, एवरेज केस है कि हम कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एन कीज इनटू एम स्लॉट्स। तो उसमें हमारे पास मेथड है जिसका नाम है सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, जो एक बेसिक अजम्पशन पे मूव करता है कि हर स्लॉट में जो नंबर ऑफ स्लॉट में एलिमेंट्स के जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/m है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो n एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी n/m के बराबर है। लेंथ ऑफ अ लिस्ट कितने बराबर हुई, tj जो है वो n/j और j आपके पास 0/m-1। नंबर ऑफ कीज इन द टेबल जो हैं वो आपके पास कितनी चली गई, n नॉट से लेके n_m-1 तक, या आपके पास टोटल हो गए n। एवरेज वैल्यू ऑफ nj जो है वो आपके पास अब कितनी होगी, वो आपके पास जो अभी हमने बताई कि इक्वल प्रोबेबिलिटी के बराबर है, n/m के बराबर। इसको हम n/m को एक और वेरिएबल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम देते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक स्लॉट के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। टोटल एलिमेंट n हैं और m स्लॉट्स हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर स्लॉट में n/m लोड जो है वो आएगा। एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ चेन, अब ये अल्फा जो है कैन बी लेस, इक्वल और ग्रेटर देन 1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड m। अब अनसक्सेसफुल सर्च में जब हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा लोड टाइम फैक्टर। क्यों हमारे पास एक्सपेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पहली चीज़ हमने प्रोबेबिलिटी लगाई है कि हमारे पास एक एलिमेंट की किसी भी एक स्लॉट में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/m के बराबर है। क्योंकि अनसक्सेसफुल है तो हमें सर्च की के एंड तक मूव करना है, जितने एलिमेंट मौजूद हैं सारे एलिमेंट पे मौजूद सर्च आउट करना है। एक्सपेक्टेड लेंथ यानी उसमें हमने कितने साइज एरे का साइज होगा वो n/m के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि एक फिक्स कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1, जो कि हमारे पास यूज हो रहा है फॉर कंप्यूटिंग हैश फंक्शन, प्लस टाइम फॉर अल्फ़ा जो कि आपके पास मौजूद है किसका, n/m का। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास जो लगेगी
तो अनसक्सेसफुल सर्च वो है आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा, यानी लोड फैक्टर के बराबर 1 प्लस लोड फैक्टर के मुताबिक बनेगी। और अगर सक्सेसफुल सर्च देखें तो आपके पास सक्सेसफुल सर्च के अंदर कितना है, या हम एक्सपेक्ट करते हैं हाफ टाइम के अंदर जो है वो ये इसको ढूंढ लेगी, तो वही हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये कांस्टेंट है तो थीटा 1 प्लस अल्फ़ा टाइम, ये भी हाफ टाइम के अंदर। तो टोटल कितना हुआ, ए जो आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, प्लस जो काम कंप्यूट करने का टाइम है वो ऑर्डर 1। तो अगेन आपके पास 1 प्लस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सर्च के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा के बराबर वैल्यू आएगी। अब अगर हमारे पास m जो है प्रोपोर्शनल टू n है, यानी कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ m, तो अल्फ़ा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ m बाय m, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास सर्चिंग टाइम जो है वो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर एवरेज टाइम में कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन ये सारा उस वक्त मुमकिन है अगर हमारे पास अजम्पशन जो है वो वैलिड तरीके से काम करती है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो तमाम स्लॉट्स में जाने की बराबर है। थैंक यू वेरी मच।